वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना अकेडमी। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका जितने भी पोर्शंस थे उसको मैंने कवर कर दिया है हर वीडियोस में। आपको जाके उसको देखना है और चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड्स काफ़ी नज़दीक आ चुका है बेटा। तो यहाँ पर आपको आप इस लेक्चर में क्या देखने वाले हो, लास्ट पोर्शन जो सीड्स एंड फ्रूट्स वाला रह गया था, एज वेल एज जो एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रानी वाला पोर्शन रह गया था। काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और मैं तरीका बता दूंगी आपको कि उन वर्ड्स को याद कैसे रखने हैं। और देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ। डेफिनेशंस बिल्कुल याद हो जाता है, क्योंकि डेफिनेशंस का अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें तो वो काफ़ी इजी है, याद हो जाता है और मैं करवा भी दूंगी, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट अभी क्या है, अभी आपको ध्यान से इसको क्या करना है, पढ़ना है और अंडरलाइन करना है एनसीईआरटी में। और अगर कहीं पे ऐसा लगे कि जो मैं बता रही हूँ वो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है तो आप उसको नोट डाउन कर लोगे। क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें आपको फटाफट से याद हो जाएगी, ओके। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सीड्स एंड फ्रूट्स। अच्छा फटाफट से बताओ कि इम्ब्रायो मैंने बताया था आपको, इम्ब्रायो के बारे में बताया था बेटा। व्हाट इज इम्ब्रायो, व्हाट इज इम्ब्रायो। हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्या था, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट था दैट इज जाइगोट, वो जाइगोट क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था इनसाइड द ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या हो रहा था, वो आपका जाइगोट जो सिंगल सेल्ड जाइगोट था वो मल्टीपल सेल्ड इम्ब्रायो में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। और वो जो इम्ब्रायो कन्वर्ट हो रहा था, इम्ब्रायो में कन्वर्ट हो रहा था, वो इम्ब्रायो क्या करने वाला है, आगे चल के नया प्लांट बनाने वाला है, ठीक है। तो सीड भी तो ऐसा ही कुछ मैम, ऐसा ही जानते हैं कि सीड्स भी जो है नए प्लांट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, अब यहाँ पर देखो इम्ब्रायो क्या था, इम्ब्रायो इज जस्ट डेवलपिंग जाइगोट, या कह लो कि जाइगोट से आपका इम्ब्रायो बन रहा था। जैसे यहाँ पर एक अगर मैं सीरीज में लिख दूँ, इस तरीके से आप कर सकते हो बेटा कि जाइगोट, जाइगोट से बन गया आपका इम्ब्रायो और इम्ब्रायो से हो गया सीड, ठीक है। तो ये तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है ही, इसको भी आप प्रोडक्ट बोल सकते हो और इसको भी प्रोडक्ट बोल सकते हो। डिफरेंस क्या है, अब देखो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। वैसे तो फाइनल प्रोडक्ट न्यू प्लांट होगा बेटा, लेकिन अगर हम न्यू प्लांट की बात करेंगे तो वहां से एक नई लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्लांट की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हुआ था उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है, सीड होने वाला है। अगर हम सीड को डिफाइन करना सोचे तो एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज सीड। अब मैं आपको बताती हूँ, इधर आ जाओ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इम्ब्रायो पर, इम्ब्रायो जब मैं बता रही थी तो वहां पर किसी कवरिंग की बात की थी मैंने, याद है किसी को, कोई कवरिंग थी। तो वो कवरिंग क्या थी, काफी थिन थी, ठीक है, सॉफ्ट थी, ठीक है, थिन और सॉफ्ट थी। बट जब हम सीड की बात करते हैं इट इज डेवलप्ड इम्ब्रायो, ये क्या है, डेवलप्ड इम्ब्रायो है, ठीक है, डेवलप्ड इम्ब्रायो है। अगर हम सीड की बात करें तो दिस इज कवर्ड इम्ब्रायो कह सकते हो, कवर्ड इम्ब्रायो। इम्ब्रायो क्या है, कवर्ड है, कितने लेयर से, बाय मीन्स ऑफ टू लेयर्स, ठीक है, आउटर एज वेल एज इनर, आउटर एज वेल एज इनर। और आउटर और इनर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो लेयर्स हैं, ठीक है। तो सीड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि वो एम्ब्रायो कवर्ड है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ टू लेयर्स, दैट इज आउटर एंड इनर। अब आउटर की बात करें हम तो आउटर लेयर इज नोन एज टेस्टा, आउटर लेयर इज नोन एज टेस्टा एंड इनर लेयर इज नोन एज टेगमेन, ठीक है, टेस्टा एंड टेगमेन। पॉलन का याद है, पॉलन भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड था। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो कि वो दोनों लेयर का क्या नाम था, आउटर इनर मेंशन करके बेटा, आउटर इनर मेंशन करके, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं और आउटर के जगह आप इनर टिक करते हो, इनर के जगह आउटर टिक करते हो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और देखो तुम्हें मेम्ब्रेन कितनी जगह पढ़नी है, सबसे पहले एंथर में आपने पढ़ा था 4 मेम्ब्रेन्स आर देयर, 4 लेयर्स आर देयर बेसिकली। उसके बाद आपने कहाँ पढ़ा, इम्ब्रायो में पढ़ा, ठीक है, इम्ब्रायो सैक पे भी था, इम्ब्रायो में भी था, इसके बाद सीड में आ गया, ठीक है। तो जो पॉलन में पढ़ा आपने, तो ये सारे लेयर्स को याद रखना है। पता चला पॉलन के लेयर्स को आपने सीड में लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, सीड्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनी फ्लावरिंग प्लांट। एनी फ्लावरिंग प्लांट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि सीड्स कैन नेवर बी प्रोडक्ट ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है आपके लोअर प्लांट्स हैं अप टू जिम्नोस्पर्म, वहाँ किसी भी तरीके का सीड आपको देखने के लिए
सीड तो देखने के लिए मिलता है, कवर्ड सीड नहीं मिलता। तो जिम्नो नहीं, आप टेरिडो ले लो बेटा, टेरिडो तक आपको कोई भी सीड देखने नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप फ्लावरिंग प्लांट का प्रोडक्ट लिख दोगे कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सीड्स, ठीक है। अब सीड्स की बात कर रहे हैं तो इसको क्लासिफाई कर लेते हैं फटाफट से। सीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सीड्स कितने तरह का है बेटा, 2 तरह का है। एक है एल्ब्यूमिनस, अभी कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, ठीक है। एक है बेटा एल्ब्यूमिनस सीड और एक है एक्स एल्ब्यूमिनस, एज वेल एज हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे सीड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिन, ठीक है, प्रोटीन लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटीन के साथ क्या लग रहा है, कुछ खाने पीने का मटेरियल है, खाने पीने का मटेरियल है बेटा। तो खाने पीने का मटेरियल क्या था सीड में और एम्ब्रायो में, दैट इज एंडोस्पर्म। यस बेटा, एंडोस्पर्म के बेसिस पर सीड्स को क्या किया गया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखो ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट क्या था, उस एंडोस्पर्म को यूज अप किया जा रहा था फॉर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायनिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। उसी एंडोस्पर्म को क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे एम्ब्रायो अपने ग्रोथ के लिए। बट क्या हो गया, आ जाओ इधर, अगर एंडोस्पर्म सीड बन जाने के कंडीशन तक, मतलब क्या है, एम्ब्रायो तो है, एम्ब्रायो डे बाय डे डेवलप कर रहा है, बट सीड क्या है, सीड डेवलपमेंट बंद कर देता है। अभी एक और टर्म आएगा डोरमेंसी का, वो मैं आपको बताऊंगी। सीड्स में किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं होता। तो मतलब क्या है कि एम्ब्रायो एक मैक्सिमम डेवलपमेंट करके या मैक्सिमम ग्रोथ अटेन करके वो अपना डेवलपमेंट या अपने मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देता है, पॉज कर देता है। तो पॉज करने के बाद जब वो सीड बन चुका है, तो उस सीड में अगर एंडोस्पर्म का अमाउंट रिटेन्ड है, मतलब अगर एंडोस्पर्म कुछ ना कुछ अमाउंट में उस सीड के अंदर प्रेजेंट है, तो वैसे सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड। और आ जाओ एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस, समझ में आ रहा है कि जिसमें एंडोस्पर्म टोटली यूज कर लिया गया हो, एम्ब्रायो से सीड बनने के प्रोसीजर में सारे के सारे एंडोस्पर्म क्या किया गया हो, एम्ब्रायो के द्वारा यूज कर लिया गया हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा नॉन एल्ब्यूमिनस। या इसको हम देखो, एक और टर्म है एल्ब्यूमिनस के लिए हम यूज करते हैं वर्ड एंडोस्पर्मस, और इसके लिए नॉन एंडोस्पर्मस, तो काफी अच्छे से याद रहने वाला है। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, कहीं पर लिखा हुआ है कैस्टर, कहीं पे लिखा हुआ है व्हीट बार्ली, है ना, कहीं पे लिखा हुआ है पी एंड ग्राउंडनट। तो इधर आ जाओ, जो बेटा जो आपका एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, मतलब जिसमें कि तुम्हारे क्या कह लो एंडोस्पर्म बचे हुए हैं, उनका एग्जाम्पल सिंपली याद रख लो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, डिफरेंट नेम्स याद रखने की जरूरत नहीं है। वो क्या है बेटा, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस सीड्स का एग्जाम्पल कौन है, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स क्या करते हैं, एंडोस्पर्म उनमें बचा रह जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स में एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, तो आप मोनोकोट के प्लांट का एग्जाम्पल इसमें बहुत आसानी से दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा, आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है व्हीट। व्हीट क्या है, मोनोकोट है या डाइकोट है? बार्ली क्या है, मेज, सारे के सारे क्या हैं बेटा, आपके सारे के सारे क्या हैं, आपके मोनोकोटिलिडन फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि एंडोस्पर्मस प्लांट सीड या एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी भी यही लिखती है। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें देखो जैसे यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ द, एक्सेप्शन हर जगह पे है ना, एक्सेप्शन हर जगह पे। अगर यहाँ मोनोकोट लिखा है तो आपका ये अंडरस्टूड है कि नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट, मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट। फॉर एग्जाम्पल आप इसके लिए ले लो मैंगो ले लो, मैंगो का सीड देख लो, ठीक है, मैंगो का सीड देख लो, ग्राउंडनट देख लो, मूंगफली, ठीक है। ये सारी चीज, या लेग्यूम्स के कोई भी ले लो बेटा, डाइकोट बहुत अच्छे से दिखाई देता है लेग्यूम्स में, है ना, इस तरीके से रहता है, और बीच में आपका इम्ब्रायनल एक्सिस होता है, बाकी दोनों कॉटिलेडन। डाइकोट का बहुत अच्छा एग्जांपल है लेग्यूम। कोई भी इसमें लिख लो, कोई सा भी दाल लिख लो, मूंग लिख लो, चना लिख लो, कुछ भी लिख लो इधर लेग्यूम में, और आपके एक्स एल्ब्यूमिनस प्लांट का ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। बट यहाँ पर भी क्या है, मोस्ट लिखा हुआ है, बिकॉज एक्सेप्शन इज हियर। एक्सेप्शन क्या है बेटा, कैस्टर, कैस्टर जानते हो,
कैस्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है, कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो जो कैस्टर है वो क्या है आपका, एक डाइकॉट प्लांट है। प्लांट कैसा है कैस्टर, डाइकॉट, लेकिन सीड्स कैसे हैं उसके, एल्ब्यूमिनस। ये क्या बात हुई, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स बेयर सीड्स एज व्हाट, एक्स एल्ब्यूमिनस। बट जो कैस्टर है वो डाइकॉट होते हुए भी क्या किया है, धोखेबाजी किया है, और उसने क्या किया है, अपने एंडोस्पर्म्स को बचा के रखे हैं उसने, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, एल्ब्यूमिनस में। बेटा देख लो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तुम्हारे एक्सेप्शन से बनते हैं, और एक्सेप्शन आपको कब याद रहता है, जब आप ध्यान से पढ़ते हो। तो ये जो कैस्टर है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड, जबकि ये बिलोंग किससे करता है, डाइकॉट कैटेगरी से बिलोंग करता है। बट अगर मैंने आपको रटवा दिया है कि मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट एंड मोस्ट ऑफ द डाइकॉट आर द एग्जांपल ऑफ एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस रिस्पेक्टिवली, तो आपको याद रहे बेटा कि मेरी इस लाइन के साथ साथ आपको कैस्टर का भी नाम याद रहे कि ये क्या है, धोखेबाज है, ये डाइकॉट होने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, एल्ब्यूमिनस सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है। ओके क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा, इसके बाद एक और टर्म है जो एनसीईआरटी लिखती है, दैट इज पेरिस्पर्म। अ टर्म इज देयर नोन एज पेरिस्पर्म। अब फटाफट से तुम लोग मुझे बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन इन प्लांट, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोर क्या होते हैं, मेगास्पोर फीमेल गैमेट, ओके, फीमेल गैमेट इज नोन एज मेगास्पोर। बनते कहाँ है, एम्ब्रायोसैक के अंदर। एम्ब्रायोसैक के अंदर एग सेल बनता है। कहाँ से बनता है, एम्ब्रायोसैक के अंदर आपको बहुत सारे सेल्स का नाम बताया था बेटा, कि एक तो सबसे पहले जो एम्ब्रायोसैक है वो फुल किससे फुल है, वो न्यूक्लियर सेल्स से। न्यूक्लियस के सेल का नंबर या अमाउंट सबसे ज्यादा हमें एम्ब्रायोसैक के अंदर मिलता है, ठीक है। तो उसमें से एक न्यूक्लियर सेल को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है कि या तुम्हें बनाना है मेगास्पोर। तो कहता है ठीक है भैया हम बनाएंगे आपका मेगास्पोर, बाकी सब क्या करते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बताती हूँ एक बात आपको, देख लो कि एम्ब्रायो क्लियर है, एम्ब्रायो क्लियर है, एंडोस्पर्म क्लियर है, एंडोस्पर्म क्लियर है, एग सेल क्लियर है, मतलब मेगास्पोर क्लियर है, मेगास्पोर हाँ मैम क्लियर है। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म। अब क्या है बेटा, देखो कुछ सीड्स हैं हमारे पास, या कह लो कुछ प्लांट है हमारे पास ऐसे, जिसमें कि जब तक सीड ना बन जाए, ठीक है, सीड जब तक ना बन जाए प्लांट में, उसमें कुछ न्यूक्लियर सेल्स बच जाते हैं, न्यूक्लियर सेल्स बच जाते हैं। कायदे से क्या होना चाहिए, मेगास्पोर बना, ठीक है, उसको एग सेल बना, ठीक है, वहां तक फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनना चाहिए, एम्ब्रायो बनना चाहिए, बाकी सेल्स को एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए। बट कुछ प्लांट्स में जो एक्सेप्शनल है, उसमें क्या देखा जा रहा है कि सीड जब बन रहा है तो वहां पर एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म के अलावा भी हमें क्या मिल रहा है, पेरिस्पर्म मिल रहा है, पेरिस्पर्म मिल रहा है, मतलब रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियर सेल्स वहां पे देखने के लिए मिल रहा है, जिसको बचना नहीं चाहिए था बेटा, ओके। बट वहां पर न्यूक्लियर सेल्स मिल रहा है। तो देख लो इधर, यही बस यही हो गया इसका डेफिनेशन, देख लो, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर सेल्स आर नोन एज पेरिस्पर्म। अब ये न्यूक्लियर सेल बेटा, ये न्यूक्लियर सेल जहां देखने मिलेगा हम उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, पेरिस्पर्म। अब मिलेगा कहाँ, उसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी लिखती है, इन ब्लैक पेपर, काली मिर्च जानते हो, गोल गोल, काली मिर्च, उसमें क्या होता है बेटा, वो जो सीड है उसमें आपको न्यूक्लियर सेल्स के रेमिनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो एक टर्म आता है आपका पेरिस्पर्म, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और आपको एग्जांपल भी बता दिया, याद रखना है, ठीक है। कितने एग्जांपल्स पढ़े, डाइकोट मोनोकोट के पढ़ लिए, ठीक है। कैस्टर एक एक्सेप्शन था, ठीक है, कैस्टर क्या होता है, एक डाइकोट होता है, प्लांट होता है, बट वो उसका सीड्स कैसा प्रोड्यूस करता है, एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्म बचा लेता है वो, ठीक है। उसके बाद आता है पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म इज रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियर सेल्स इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। कहाँ मिलेगा, इन सीड सीड में बेटा दो चीज मिलता है हमें, एम्ब्रायो मिलता है और एंडोस्पर्म मिलता है, एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म मिलता है। लेकिन अगर और ज्यादा चोरी हो गई और क्या किया, सीड ने न्यूक्लियर सेल्स को भी बचा लिया, इसको भी यूज अप नहीं होने दिया, मैं बचा के रखूंगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज पेरिस्पर्म, और एग्जांपल इज ब्लैक पेपर। लेट्स कम टू द फ्रूट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रूट, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है,
राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। आई थिंक ये सबको पता होगा, है ना। फ्रूट्स की बात करें, दिस इज नथिंग बट राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। ये तो बेटा बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो। फिर यहाँ पर आएगा एक्सेप्शन, जैसे सीड्स में आए ना 2-3, वैसे यहाँ पे आएंगे तुम्हारे एक्सेप्शन कि नहीं बेटा सारे फ्रूट जो हैं राइप एंड ओवरी ही नहीं होते। बट ओवरऑल इन जनरल अगर मैं बात करूँ, यस राइप एंड ओवरी इज फ्रूट। अब राइप एंड ओवरी कब कब एक नया फूल खिला और ओवरी राइप कर गया, ऐसा नहीं होता। राइप एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो ओवरी का राइपनिंग होता है दैट टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, अब अगर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी राइप कर रहा है, प्लांट ने ओवरी को राइपन कराया है आफ्टर द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो कुछ ना कुछ पर्पस रहा होगा। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? जस्ट टू प्रोटेक्ट द सीड, ठीक है। सीड को प्रोटेक्ट, क्योंकि क्या पढ़ा था, जो भी एग सेल है या जाइगोट है या फर्दर डेवलपिंग एम्ब्रायो है, फर्दर फाइनल जो है सीड है, वो कहाँ लोकेटेड था? एम्ब्रायो सैक के अंदर, ओके। और वेयर इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक? दैट इज इनसाइड द ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर। तो अब ओवरी को अगर ये राइपेंड कर दे, थोड़ा थिकेंड कर दे, तो क्या आप बताओ कि क्या ओवरी को क्या एंडोस एम्ब्रायो को एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। दिस इज द पर्पस। बट अब क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट नहीं करने दे रहे, हम उसको तोड़ के खा ले रहे हैं, है ना। मैंगो को तोड़ा और खा लिया, और क्या किया, उस सीड को एक्सपोज कर दिया, जाओ तुम इन्वायरमेंट में क्या करो, मर पड़ो, है ना। तो फ्रूट की वॉल क्या होती है बेटा? काफी थिक होती है, फ्रूट की वॉल जनरली थिक होती है। तो दिस थिक वॉल ऑफ फ्रूट बेसिकली क्या था? थिक वॉल ऑफ ओवरी था ये जो राइप कर गया, ठीक है। थिक वॉल ऑफ फ्रूट इज नोन एज पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प जो है, दिस इज फ्लैशी लेयर ऑफ द फ्रूट। अब ये बताओ बेटा कि क्या सारा फ्रूट फ्लैशी होता है? ये बताओ मुझे। नारियल फ्लैशी है क्या? बोलो, नारियल फ्लैशी है? नहीं, फ्लैशी नहीं है बेटा। अब अंदर का जो आप खा रहे हो ना, वो बेसिकली आप सीड खा रहे हो नारियल का, ठीक है। तो कोकोनट का जो सीड खा रहे हो आप, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो पूरा कोकोनट होता है, लाइक उसके जो फाइब्रस वाले जो फाइब्रस वाला पार्ट है, उसके साथ हम बात कर रहे हैं। तो उसका जो पेरिकार्प जो है, वॉल जो है, वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे देख लो, हम ये वाला रीजन खा रहे हैं, ये इधर वाइट है, ठीक है, ये रीजन हम खा रहे हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोकोनट वाटर है। इसके बाद किसी ने देखा है कि इसके ऊपर क्या होता है? फाइबर का काफ़ी थिक सा लेयर होता है, तो क्या हम इसको खाते? दिस इज फ्रूट बेसिकली। ये क्या है? तुम्हारा फ्रूट है, दिस इज फ्रूट, ठीक है। ये पूरा रीजन जो है फ्रूट वॉल का है, दैट इज पेरिकार्प है ये आपका। और जो ये खा रहे हो आप, दिस इज योर सीड। ये क्या है? सीड है। सीड के अंदर ये एंडोस्पर्म है बेटा, ठीक है। ये सेल्यूलर वाला एंडोस्पर्म है जो व्हाइट कर्नल खा रहे हो, और जो वाटरी पार्ट खा रहे हो दैट इज योर फ्लूइड एंडोस्पर्म या लिक्विड एंडोस्पर्म हम इसको बोलते हैं, जो वाटरी टेक्सचर का होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कोकोनट का फ्रूट नहीं खा रहे हैं, फिर भी हम क्या बोलेंगे? फ्रूट वॉल को हम यहाँ पर पेरिकार्प ही बोलेंगे, और हम जिसको खा रहे हैं हम उसको फ्रूट नहीं बोलेंगे, ओके। हम खा क्या रहे हैं? दैट डजंट मैटर इन साइंस। हम कभी सीड खा ले रहे हैं, हम कभी स्टेम खा ले रहे हैं, कभी रूट खा ले रहे हैं, तो हम जिसको खाएंगे हम उसको फ्रूट बोल देंगे, ऐसा साइंस बिल्कुल नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर कोकोनट का हम क्या कर रहे हैं? फ्रूट को हटा दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोकोनट का एग्जाम्पल लेने का ये मतलब था कि हमेशा आप पेरिकार्प बोलने से ये मतलब मत समझना कि हमेशा वो फ्लैशी होगा, जूसी होगा, ओके। तो अगर मैंगो की बात करें बेटा, तो मैंगो का पेरिकार्प खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। उसका पेरिकार्प क्या होता है? जो पल्प निकालते हैं हम, मैंगो को छीलते हैं, फिर उसका पल्प निकालते हैं, दैट इज ऑब्वियसली पेरिकार्प, ओके। बट यहाँ पर जो हम पेरिकार्प को क्या करते हैं? फेंक देते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्या लिखा है? थिक वॉल ऑफ फ्रूट इज नोन एज, या थिक वॉल ऑफ ओवरी कर सकते हो यहाँ पे, इज नोन एज पेरिकार्प, ठीक है। जो कि कभी फ्लैशी भी हो सकता है, कभी
ड्राई भी हो सकता है, दैट इज फाइब्रस भी हो सकता है, ठीक है, कभी एडिबल भी हो सकता है, कभी नॉन एडिबल भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। इसके बाद आ जाओ, चूंकि ये काफी थिक लेयर है तो इसको हम फर्दर क्या किया है, इसको 3 लेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है बेटा, ठीक है, इस तरीके से इसका बना लो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है फ्रूट का, आउटर, मिडल एंड इनर, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्प इज नोन एज, मान लो इतना मोटा जो है क्या है, फ्रूट का लेयर है, और यहाँ पर कहीं क्या है, सीड है, ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या है, सीड है। एक बार से इसको मैं थोड़ा सा, ये जो दिखाई दे रहा है ये तुम्हारा क्या बनाया मैंने, पेरिकार्प का रीजन बनाया है, पेरिकार्प, और अंदर में क्या है बेटा, सीड है, ठीक है, अंदर में सीड है। तो यहाँ पर आ जाओ फटाफट से, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर, जो ये वाला लेयर दिख रहा है बेटा, ये वाला लेयर, दिस इज नोन एज एक्सोकार्प, दिस इज नोन एज एक्सोकार्प। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्प वर्ड यूज कर रहे हैं हम हर जगह, दैट इज नोन फॉर फ्रूट ओनली। कार्प का मतलब है फ्रूट, ठीक है, अब एक दो और टर्म डिस्कस करेंगे तो वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कार्प वर्ड जो है फ्रूट, तो यहाँ पर फ्रूट का देख लो, यहाँ पे कार्प का मतलब फ्रूट, और फ्रूट का जो आउटर मोस्ट वॉल लेयर है दैट इज नोन एज एक्सोकार्प। इसके बाद आ जाओ मीजोकार्प, मीजोकार्प, अगेन कार्प स्टैंड्स फॉर फ्रूट एंड मीजो मीन्स मिडिल, ठीक है। इनर के लिए आ जाओ एंडोकार्प, एंडोकार्प, एंडो मीन्स इनर, कार्प मीन्स फ्रूट वॉल, ठीक है। तो अब ये जो बता दिया बेटा, ये क्या है आपका, ये है आपका दिस इज योर एक्सोकार्प, ऑल्सो नोन एज एपिकार्प। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ, ये वाला लेयर जो है दैट इज योर, जो कि सीड के बिल्कुल कांटेक्ट में है, दैट इज योर, ये क्या है आपका, एंडोकार्प है, ये क्या है, एंडोकार्प है, ये क्या है, एक्सोकार्प है, और बीच का जो इतना ये लेयर जो है दैट इज योर मीजोकार्प, मीजोकार्प। अब यहाँ पर मैंने जितना मोटा पतला लेयर बनाया, जरूरी नहीं है कि वो सारे फ्रूट में बिल्कुल ऐसा ही हो, ठीक है। आपको बताया अभी कि जिस तरीके से फ्लैशी और ड्राई होना कंफर्म नहीं करता कि वो फ्रूट है, उसी तरीके से यहाँ पर लेयर्स का डिवीजन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर किसी में एक्सोकार्प बहुत मोटा, मीजोकार्प बहुत पतला भी मिल सकता है, किसी में एंडोकार्प बहुत मोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। इसमें एक चीज और बतानी है बेटा कि जो एंडोकार्प है वो अक्सर क्या होता है, स्टोनी इन टेक्सचर होता है, स्टोनी इन टेक्सचर। क्यों है, क्योंकि अब देखो फ्रूट को बनाया ही गया है टू प्रोटेक्ट द सीड। अब अगर तुम फ्रूट को रप्चर करते करते या फ्रूट को बर्बाद करते करते तुम यहाँ तक आ जाओ, है ना, यहाँ तक एंटर कर जाओ, तब एक जो है हार्ड कवरिंग सी होती है जो कि फ्रूट के वॉल का ही पार्ट है, ओवेरियन वॉल है वो, दैट इज स्टोनी इन नेचर या स्टोनी इन टेक्सचर। क्यों है वो स्टोनी, जस्ट टू प्रोटेक्ट द सीड, ओके, क्लियर है। इसके बाद आ जाओ बेटा, यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर जो फ्रूट है, हम फ्रूट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। फ्रूट को क्या कर रहे हैं हम, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। क्या बोल रही हैं मैम, जैसे बोला आपको कि राइपेंड ओवरी, मतलब क्या फ्रूट हमेशा ओवरी से ही बनेगा। इस पर एक कैटेगराइजेशन है कि फ्रूट इज नेम्ड एज ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। अगर हम बोल रहे हैं राइपेंड ओवरी, तो फ्रूट को ओवरी से ही ओरिजिनेट होना पड़ेगा। तो हम ट्रू फ्रूट को एक और लिख सकते हैं कि ये जो है ट्रू फ्रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम ओवरी, ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रू फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, सिट्रस, ठीक है, लगभग ही सारे फ्रूट, मतलब मैक्सिमम फ्रूट जो है क्या है आपके पास ट्रू फ्रूट है। इसके बाद आ जाओ फॉल्स फ्रूट, फिर क्या होगा, ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट, या द पार्ट्स लिख लेना बेटा, पार्ट्स अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी। तो अब बताओ कि कहाँ से प्लांट फ्रूट बन रहा है,
अदर देन ओवरी, मतलब यहाँ पर जो ओवरी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा फ्रूट प्रोडक्शन में या फ्रूट का फॉर्मेशन करने में। तो कहाँ से बनेगा, तो बेटा देयर आर सो मेनी पार्ट्स लाइक थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस एनलार्ज हो जाता है, राइपेंड हो जाता है, और क्या करता है वो फ्रूट का प्रोडक्शन करता है, फ्रूट या फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब मैम क्यों बोलेंगे, अगर वो थैलेमस से प्रोड्यूस हुआ है तो हम क्यों बोलेंगे कि वो फ्रूट है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बेटा, क्योंकि ये थैलेमस से बना जरूर है लेकिन इट इज क्या, इट इज प्रोटेक्टिंग सीड्स, ठीक है, सीड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। लेकिन ये ओवरी से ओरिजिनेट नहीं किया है, इसलिए हम इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। बताओ कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल में लिख लो बेटा, इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख लो, इसके एग्जाम्पल में तो सबसे पहला तो ले लो एप्पल, ठीक है, बहुत ही हेल्दी फ्रूट है एप्पल, लेकिन खुद क्या है बेचारा, फॉल्स है, ट्रू फ्रूट नहीं है। दूसरा ले लो स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है आपके फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स हैं जो कि थैलेमस से डेवलप किए हैं, ओवरी का इन्वॉल्वमेंट इनको बनाने में कहीं भी नहीं है। क्लियर है बेटा फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स क्लियर है, ओके। एक और टर्म यहाँ पे आता है इन कैटेगराइजेशन में ही, यहाँ पर ही देख लो एक चीज कि यहाँ पर एक टर्म आता है बेटा पार्थिनोकार्पिक, फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब क्या है पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोजेनेसिस से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, आप ये वर्ड कहीं सुना हुआ लग रहा है ना, तो पार्थेनोकार्पिक या पार्थेनो वर्ड से क्या मतलब है, यहाँ पर साफ साफ मतलब है बेटा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, उस वक्त भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं पार्थेनोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो वाइटल लिंक है या जो पॉइंट है कि जिसके बिना हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इमेजिन नहीं कर सकते, दैट इज फर्टिलाइजेशन। बट जो पार्थेनोजेनेसिस जो प्रोसेस है या पार्थेनोजेनेसिस से जो बनने वाले एनिमल या प्लांट है उनमें जो प्रोसीजर फॉलो होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, ठीक है, तो हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं बोल सकते ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रूट तैयार हो रहा है पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल इज, रोज खाते हैं बनाना, ठीक है, एक भी याद रखो बेटा काफी है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर है बेटा, फ्रूट आपका यहाँ पर होता है खत्म। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रायोनी, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर देखो, तुम्हें याद रखने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर है बेटा मिक्स वर्ड है, क्या है, मिक्स है, ठीक है, मिक्स वर्ड है। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिक्सचर, ऐसा याद रखना मिक्सचर, क्योंकि अभी तुम क्या प्रीवियस क्लास में पढ़े होगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हायर क्लास में क्या पढ़ रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पे एक टर्म आया है दैट इज एपोमिक्सिस। इसमें क्या है, हम कहीं ना कहीं देखते हैं या हम ऐसे समझते हैं कि दोनों का मिक्सचर है, तो हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा ही है। मिक्सचर क्यों है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, प्लांट्स reproduces asexually, ठीक है, plant is going to reproduce by method of asexual reproduction, but seed production is taking place। ये क्या बात हुई, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं सीड को, नहीं कर सकते। लेकिन कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, बेटा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू सेक्सेस, मतलब मेल फीमेल की दोनों की जरूरत नहीं है, गैमेट्स की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, बट वो क्या करते हैं, सीड का प्रोडक्शन करते हैं।
इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को जिसमें कि प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो बट सीड प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड है बेटा कि द प्रोसेस इन विच प्लांट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट्स मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताओ, कोयल आवाज देती है तो आप भी क्या करते हो, रिप्लाई करते हो, है ना। तो आप उसकी मिमिक्री कर रहे हो कि आप ही कोयल बन गए, नहीं बने। मेढक अपने टर्टर की आवाज करता है, आप भी उसका रिप्लाई करते हो, तो मेढक बन गए, नहीं। तो दिस इज नोन एज मिमिक्री, कि हम मिमिक करते हैं, हम ट्राई करते हैं उस चीज को कॉपी करने का, बट हम कंप्लीटली उस प्रोसेस में या उस कैटेगरी में हम फॉल नहीं करते। तो एपोमिक्सिस इज जस्ट लाइक दैट, प्लांट इज गोइंग टू मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सीड प्रोडक्शन, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे एपोमिक्सिस प्रोसेस से बनने वाले सीड्स को हम बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड्स बोलते हैं बेटा। अब एपोमिक्टिक सीड्स या एपोमिक्सिस हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो तुम चीटिंग कर रहे हो, किसी की कॉपी कर रहे हो, हम तुम्हें पढ़े भी इसलिए पढ़ते हैं बेटा क्योंकि देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये फायदे थे बेटा कि वहां पर वेरिएशन नहीं हो रहा था। तो अब क्या हो रहा है, जब वेरिएशन नहीं हो रहा है तो जो पेरेंट जो है ऑफ स्प्रिंग बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी बन रहा है, एग्जैक्ट कॉपी का बन रहा है। तो एपोमिक्टिक सीड्स जो बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, नहीं बना है, तो एसेक्सुअली प्लांट रिप्रोड्यूस किया है बट सीड बना है, तो वो जो एपोमिक्टिक सीड्स है उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल जो उसके पेरेंट्स के कैरेक्टर थे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी वो बने हैं विदाउट एनी वेरिएशन। तो अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक ऐसी प्लांट है जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है, उसकी रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, डिजीज़ रेसिस्टेंस या जो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हद तक रेसिस्ट करता हो, यील्डिंग बहुत अच्छी है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते उसमें, तो क्या वो प्लांट अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, पॉलन स्टिग्मा पे गिरा और तमाम सारी चीज़ें हुई, वहाँ पर आ जाता है वेरिएशन। और हमें वेरिएशन नहीं चाहिए भैया, हमारे पास जो क्वालिटी है वही चाहिए, हमें एग्जैक्टली वही चाहिए। तो अगर उस केस में बेटा प्लांट एपोमिक्सिस परफॉर्म कर दे तो आपके लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें जो चाहिए वही चाहिए, मिल गया है ना। तो एपोमिक्टिक सीड्स की यही खास बात है कि इनहिबिट करता है वेरिएशन को। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ क्या लिखा था, अच्छा जो मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कंप्लीट मिमिक्री कर रहा है ओनली, वो कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वेरिएशन को वो क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। और जैसा पेरेंट था बिल्कुल वैसा ही हमारे पास क्या आ गया है, ऑफ स्प्रिंग आ गया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ पॉली इम्ब्रायनी जैसे वर्ड से ही आपको क्या समझ में आता है बेटा, पॉली इम्ब्रायनी वर्ड से क्या समझ में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉली का मतलब है मेनी एंड इम्ब्रायनी का क्या मतलब है, इम्ब्रायो समझ लो, ठीक है, इम्ब्रायो, मेनी इम्ब्रायो। अब ये क्या बात हुई, क्या किया था बताओ, जो आपका इम्ब्रायो सैक था उसमें एक न्यूक्लियर सेल को तैयार किया था ना कि तुम्हें एक मेगास्पोर बनाना है। चलो अगर उसने 4 बनाया भी तो क्या किया प्लांट ने, 3 को डिजेनरेट कर दिया, 1 को रखा, मतलब कि हम जो है एक ही एग रखेंगे। बट जब एक एग रखोगे तो एक जाइगोट बनेगा और एक एम्ब्रायो बनेगा। व्हाट इज दिस इज द केस ऑफ पॉली इम्ब्रायनी, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रायो या मेनी एम्ब्रायो इन अ सिंगल ओवरी। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रायो बन के तैयार हो गए हैं, अब बताओ अगर ये बहुत सारे एम्ब्रायो हैं तो क्या बहुत सारे सीड्स भी बनेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल जो है पॉली एम्ब्रायोनी का, ये क्या है आपका सिट्रस, संतरा देखो, संतरा उसमें क्या होता है, बहुत सारे बीज उसमें मिलते हैं। दिस इज अ केस ऑफ पॉली एम्ब्रायोनी। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, अपीयरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रायो इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रायोनी कंडीशन। ओके, तो एग्जाम्पल है बेटा सिट्रस, इसमें इससे ज़्यादा आपको नहीं कुछ पढ़ना है। इसके बाद आ जाओ, एक आपके बुक में छोटा सा दिया हुआ है टर्म, दैट इज अबाउट हाइब्रिड सीड्स। इसको मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। हाइब्रिड सीड्स दिया हुआ है बेटा, हाइब्रिड सीड्स, ये बना तो यहाँ से है बेसिकली हाइब्रिड का सीड्स,
ठीक है, मतलब वैसा ब्रीड, वैसा स्पीशीज का वैसा ब्रीड जो कि सबसे हाई लेवल पे हो, टॉप लेवल पे हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यहीं से भी ये वर्ड बना है। तो इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, सारा का सारा कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन होगा। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तुम लोग तो पता होगा कि हाइब्रिड सीड्स को अचीव कैसे करते हैं या हाइब्रिडाइजेशन हम परफॉर्म कैसे कराते हैं। तो इसी चैप्टर में बेटा मैंने पढ़ाया था जब आपको इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ठीक है, जाके लेक्चर देखो अगर नहीं देखे हो तो, ऐसे बोर्ड्स बिल्कुल नजदीक आ गया बेटा, नहीं चलेगा काम, ठीक है, जाके देखो वहां पर क्या बताया था। इमैस्कुलेशन कर रहे थे मेंडल, वही बैगिंग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? डिजायरेबल प्रोडक्ट लाने के लिए, डिजायरेबल प्रोडक्ट लाने के लिए। हाइब्रिड सीड्स हम कैसे मिलता है हमें? बाय मीन्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज आर्टिफिशियल मीन्स या प्रोसेसेस लिख लो, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये है बेटा, आदमियों ने तो हद कर दी कि प्लांट को कह रहे हैं कि तुम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करो, पर हम जैसा चाहते हैं वैसा रिप्रोड्यूस करो। मतलब हम अगर चाहते हैं कि प्लांट ए का पॉलन प्लांट बी पे ना गिर के सी पे गिरे तो तुम सी पर ही गिरो। ये मतलब नेचर के साथ खिलवाड़ है। लेकिन क्यों खिलवाड़ है बेटा? जस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स, ठीक है, ताकि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का सीड्स मिले। क्योंकि पता है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जो तुम्हारा वाइल्ड वैरायटी है जिसकी प्रोडक्शन काफी कम है, उससे हंगर नहीं मिटने वाला, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड्स तो बनाना ही है, चाहे कैसे भी बनाओ। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा, लेकिन मेरी मर्जी से, आर्टिफिशियल मीन्स से, ठीक है। मतलब जैसे वहां पे इमैस्कुलेशन कराया था, बैगिंग कराया था, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने बोला कि प्लांट ए का पॉलन बी पर नहीं गिरना चाहिए, सी पर जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? बी को पेड़ उखाड़ के फेंक देंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, बैगिंग कर देंगे। व्हाट इज बैगिंग? कवरिंग ऑफ फीमेल पार्ट या स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा को कवर कर देंगे। तो अगर पॉलन उस बैग के ऊपर गिरेगा भी तो वो अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं कराएगा। तो जो पॉलन सी पर गिरेगा वही फर्टिलाइज करेगा। दिस इज द मीन्स ओनली। लेकिन ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि जीन चिल्लाता नहीं है कि हाँ वो पॉलन लेकर आओ, मैं अच्छा सीड बनाऊंगा। तो ये जो है हिट एंड ट्रायल मेथड है कि हम बार बार इमैस्कुलेशन, बैगिंग पूरे फील्ड में कराए जा रहे हैं, और तब जाके हजारों पौधों में कराने के बाद एक पौधा हमें ऐसा मिलेगा जिसमें कि सारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिले। क्योंकि डिजायरेबल कैरेक्टर भी एक नहीं है हमारे, हम तो लालची है ना, हमें प्रोडक्शन भी चाहिए, हमें डिजीज रेसिस्टेंट भी चाहिए, पेस्ट रेसिस्टेंट भी चाहिए, इंसेक्ट रेसिस्टेंट भी चाहिए, वो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन को कोप अप करने की भी, हमें सब चाहिए एक ही प्लांट में, है ना। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, बहुत सारे प्लांट में पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन बाय आर्टिफिशियली कराते हैं हम। फिर जाके एक दो पौधे ऐसे निकलते हैं जो कि क्या होते हैं, बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं। अब वो एक पौधे है, मान लो उसमें क्या हो गया, 10 फ्रूट लगे और उस 10 से क्या हो गया, 100 सीड्स बन गए। तो ये 100 सीड्स कितना वैल्यूएबल है, कितना ज्यादा वैल्यूएबल है कि भाई ये 100 सीड इज नॉट अबाउट 100 सीड, इसके साथ मैंने कितनी मेहनत करी है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है बेटा, या हाइब्रिड सीड्स की जो हम बात करते हैं, ये तो एग्रीकल्चर मींस पर्पस से काफी अच्छा होता है, टॉप क्वालिटी होता है, हाइब्रिड होता है वो। बट इसके साथ क्या होता है, इसका जो ड्रॉबैक है, आपको एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड सीड्स या हाइब्रिड सीड्स। तो पहला जो आप लिखोगे दैट इज इट इज ऑफ टू मच कॉस्ट या टू मच कॉस्टली लिख सकते हो कि हाइब्रिड सीड्स जो है बेटा बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। जैसे आप अगर नॉर्मल सीड्स जाओ खरीदने तो 1 kg आपको कुछ 50-60 में पड़ेगा, बट जब उसी का आप हाइब्रिड वैरायटी खरीदते हो, जस्ट सीड्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो आपको 500-700 में क्या होता है, 1 kg मिलता है। तो सोचो कितना गुना, 10 गुना ज़्यादा महंगा है वो, ठीक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो आता है दैट इज टू मच कॉस्टली। और सेकेंड जो आता है बेटा, अब ये बताओ, हाइब्रिड सीड अगर हमने खरीद लिया, अगर मान लो मार्केट से उठाया, फार्मर ने खरीदा, तो फार्मर क्या सारे प्लांट का बैठ के बैगिंग और इमैस्कुलेशन करेगा? नहीं करेगा, वो तो सीधा कल्टीवेट करेगा उसको। तो वहां पर क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, आपका नेचुरल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। और नेचुरल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो गया, अब मान लो ये क्या है देख लो,
यहाँ पर दोनों हाइब्रिड सीड्स हैं, बहुत अच्छे सीड्स हैं, लेकिन जब ये दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक ऐसा प्लांट बन गया जिसमें कि अच्छा ये तो यहाँ वेरिएशन आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली टेक प्लेस हुआ है, ठीक है, तो वेरिएशन आएगा। अब वेरिएशन होगा तो ऑब्वियसली जब इसके 10 के 10 कैरेक्टर अच्छे थे, इसके 10 के 10 कैरेक्टर अच्छे थे, वेरिएशन में क्या होगा बताओ, वेरिएशन में क्या होगा, ऑब्वियसली कैरेक्टर डिप्लीट करेगा। तो जो नया प्लांट आता है बेटा, उसमें जो फिर फ्रूट और सीड्स लगते हैं, वो बिल्कुल इसकी कैटेगरी को मैच, या इसके कह लो कि इसका जो लेवल था उससे मैच, इसकी क्वालिटी को मैच नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा कि क्वालिटी डिप्लीट इन नेक्स्ट जेनरेशन। तो बेटा दो ही ड्रॉबैक आपकी बुक मेंशन करती है इसको, कि पहला क्या है कि हाइब्रिड सीड्स आर टू मच कॉस्टली, एंड सेकंड वन इज क्वालिटी डिप्लीट्स इन जस्ट नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, क्वालिटी भी उसका खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि एक बार मैंने 700 लगा के ये बीज लाए हैं तो अब एक बार प्रोडक्शन अच्छा होगा बेटा, उसके बाद जब नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो गया, या जो भी ये जो पॉलिनेशन अगर नेचुरल मीन्स से हो गया, तो फिर आपकी वहां पर कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी कि हमें ऐसा ही प्लांट चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका हाइब्रिड सीड्स का ड्रॉबैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपको लगभग ऑल्टरनेटिव एग्जाम में पूछ देता है कि राइट डाउन द ड्रॉबैक्स ऑफ हाइब्रिड सीड्स, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स के तो सिर्फ फायदे पता है हमें, ठीक है। तो 2 ड्रॉबैक एनसीईआरटी मेंशन करती है, वो मैंने यहाँ कर दिया है, और आपको क्या करना है, इसको मेंशन कर लेना है अपनी कॉपी में, नोटबुक में, या बुक पढ़ रहे तो उसको वहां पर हाईलाइट कर लेना है। तो ये चैप्टर होता है बेटा आपका खत्म। नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जब कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे तो मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है, महामना एकेडमी के इसी चैनल पे जुड़े रहना है, बुक्स पढ़ना है। एनसीईआरटी बहुत पतली हो चुकी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, पढ़ना है आपको, लेक्चर देखना है, जो भी चीज़ें यहाँ एक्स्ट्रा है उसको वहाँ मेंशन करना है, और बोर्ड्स को काफ़ी अच्छे से बोर्ड्स पेपर करने। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।